हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रम सिंह। आज हम सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड एक यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हमें समझ लेना होगा कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी सामूहिक भावना है जो लोगों को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। इसको ऐसे कहें कि एक ही भूभाग में रह रहे व्यक्तियों को एकता के सूत्र में भी बांधे रखती है और उसका माध्यम होता है कि एक ही राजनीतिक संगठन में संगठित रहने के लिए प्रेरित करती है और अपने देश से प्रेम करना भी सिखाती है। ऐसी भावना को ही राष्ट्रवाद की भावना कहा जाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद का अध्ययन करते समय हमें दो चीजें पढ़नी पड़ती हैं, एक तो इटली का एकीकरण और दूसरा जर्मनी का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण जो होता है इसी राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होता है। इसको पढ़ने से पहले जब एकीकरण पढ़ रहे हैं तो हमें समझना होगा कि एकीकरण किसका होता है, विघटित चीज का। तो यहां पर होता क्या है कि 1815 में होता है वाटरलू का युद्ध। तो 1815 में वाटरलू के युद्ध में कौन सा युद्ध होता है? वाटरलू का युद्ध। दिखाई दे रहा है? तो 1815 में होता है वाटरलू का युद्ध और इस वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हो जाती है हार। और इस हार के बाद, इस युद्ध के बाद क्या होता है, एक बनती है वियना कांग्रेस। क्या बनती है? वियना कांग्रेस बनती है। और वह वियना जो कांग्रेस होती है वह इटली की राष्ट्रीय भावनाओं को ध्यान में न रखते हुए इटली को कई निरंकुश शासकों के हवाले कर देती है। और इसका क्या है, एक तरीके से विघटन कर दिया जाता है, यानी अलग अलग राज्यों में से डिवाइड कर दिया जाता है। और वहां क्या होता है कि जैसे लैम्बार्डी है तो लैम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो जाता है, फोर्मा, मैडोना, टस्कनी किसी दूसरे के अधिकार में चले जाते हैं, रोम पोप के अधिकार में चला जाता है, सिसिली और नेपल्स चले जाते हैं, परमा, मोडेना और टस्कनी, ये तीनों जो स्टेट होते हैं इटली के, ये चले जाते हैं हैब्सबर्ग के अधिकार में। तो इस तरीके से इटली का क्या हो जाता है, पूरी तरीके से यहां पर विघटन कर दिया जाता है वियना कांग्रेस के द्वारा। अब इटली के एकीकरण में हम पढ़ेंगे 5 चरण, 2, 3 और चौथा, अभी 5वां मैं बाद में इसे मेंशन कर दूंगा। तो उससे पहले हम समझेंगे इटली का जो एकीकरण है उसका पहला चरण। तो पहले चरण में देखो, दूसरी बात इसमें यह है कि इटली का विघटन जो एकीकरण है इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही थी। तो सबसे पहले इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी कि जो उस समय ऑस्ट्रिया की सरकार थी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और ये इटली के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी। तो इटली के एकीकरण में सबसे जो बड़ी बाधा थी वह थी ऑस्ट्रिया की सरकार। तो ऑस्ट्रिया की सरकार जब सबसे बड़ी बाधा है तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले ऑस्ट्रिया को ही हटाना होगा। तो इसी तरीके से तो प्रथम चरण में हम क्या देखते हैं कि लैम्बार्डी पर जो ऑस्ट्रिया का अधिकार है वह समाप्त हो जाता है, यानी कि ऑस्ट्रिया की यहां पर पराजय हो जाती है। अच्छा, पराजय कैसे हो जाती है? तो यहां का जो सम्राट होता है इटली का, सम्राट विक्टर इमैनुअल द्वितीय। जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय है ये क्या करता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है काबूर। क्या नाम है? काबूर। काबूर को प्रधानमंत्री बनाता है। क्या बनाता है? काबूर को ये बना देता है प्रधानमंत्री। और ये जो होता है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ये होता है सिसिली और पीटमांड का शासक। तो जो सम्राट इमैनुअल द्वितीय ये सिसिली और पीटमांड का क्या है? शासक है। ये क्या कर देता है, काबूर को बना देता है प्रधानमंत्री। और जब ये काबूर को प्रधानमंत्री बनाता है, ये देखो बात है 1852 की। कब की बात है? 1852 की।
तो 1852 में सम्राट इमैनुअल द्वितीय काबूर नाम के एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देता है। और ये जो काबूर है, काबूर इज वेरी टैलेंटेड, ये बहुत ही ज्यादा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा होशियार विद्वान व्यक्ति है। ये क्या करता है कि पड़ोसी राज्यों जैसे फ्रांस और इंग्लैंड का साथ प्राप्त कर लेता, सहयोग प्राप्त कर लेता है। और ये फ्रांस के सहयोग से क्या करता है काबूर, ये ऑस्ट्रिया से युद्ध करता है। क्या करता है? युद्ध करता है। और ये जो काबूर युद्ध लड़ता है, ये युद्ध होता है आपका 29 अप्रैल 1859 को। 29 अप्रैल 1859 को दो सेनाएं लड़ती हैं। कौन कौन सी? एक तो एक साइड से पीटमांड और फ्रांस की सेना पीटमांड का यहाँ पे यानी कि काबूर का साथ देती है। और किसके विरुद्ध ये युद्ध लड़ा जाता है? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। और इस तरीके से क्या होता है कि इस जो 29 अप्रैल 1859 को जो युद्ध होता है, इसमें क्या है कि ऑस्ट्रिया की हार हो जाती है। और जब हार हो जाती है ऑस्ट्रिया की, तो उस समय ऑस्ट्रिया का अधिकार था लैम्बार्डी पर। और जैसे ही ऑस्ट्रिया की हार हुई, लैम्बार्डी ऑस्ट्रिया के हाथ से निकल जाता है। और जब ऑस्ट्रिया के हाथ से लैम्बार्डी निकल जाता है, तो अब ये लैम्बार्डी इस पीटमांड राज्य में मिला दिया जाता है। और फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में एक संधि होती है, जिसको आप याद रखेंगे। थोड़ी जगह यहाँ पर कम है, इसलिए मुझे यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो एक बिला फ्रैंका की संधि कौन सी होती है? बिला फ्रैंका की संधि। तो जब ऑस्ट्रिया हार गया अब यहां पर, तो प्रथम चरण में हमने देखा कि जो सबसे बड़ी बाधा थी ऑस्ट्रिया, उसको पार कर लिया गया और ऑस्ट्रिया को हराकर लैम्बार्डी का विलय पीटमांड में कर दिया गया। तो ये तो जर्मनी के एकीकरण का प्रथम चरण रहा। अब आते हैं हम दूसरे चरण में। तो अब हम क्या देखते हैं द्वितीय चरण में? पार्मा, मोडेना, टस्कनी का पीटमांड में विलय। ये जो तीनों स्टेट हैं, ये क्या है? ये भी अलग है उस समय। अब क्या है कि क्योंकि इटली के एकीकरण में एक दूसरी बाधा ये थी कि वहां के लोगों, वहां के जो शासक थे छोटे छोटे, उनका आपस में लड़ जाना, जो कि एक ही भूभाग पर रह रहे व्यक्ति थे और वे अलग अलग सीमाओं की वजह से उनमें क्या है कि आपस में टकराव हो रहा था। तो द्वितीय चरण में क्या होता है कि पार्मा, मोडेना, टस्कनी का पीटमांड में विलय कर लिया जाता है। एक्चुअली यहां पर देखिए होता क्या है कि जिस समय ऑस्ट्रिया और पीटमांड का युद्ध होता है, तो जिस समय ऑस्ट्रिया और पीटमांड का युद्ध होता है, तो यहां पर जो पार्मा, मोडेना और टस्कनी है, यहां के जो लोग हैं अपने शासकों के विरुद्ध क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। यानी पार्मा, मोडेना और टस्कनी के जो लोग होते हैं, ये यहाँ के जो इनके शासक होते हैं, यानी जो इन पर रूल कर रहे होते हैं व्यक्ति, उनके विरुद्ध क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। अब विद्रोह जब हो जाता है, तो अब क्या है कि यहां पर जनमत संग्रह कराया जाता है। क्या कराया जाता है? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब एक तरीके से वोटिंग करी जाती है, ठीक है, जिसमें ये पूछा जाता है कि जो जनता है वो इटली में विलय चाहती है या नहीं। तो यहां पर क्या होता है? इन तीनों जो रियासतें हैं, यहां होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह। तो जब जनमत संग्रह होता है, तो वहां की बहुसंख्य जनसंख्या इस पक्ष में चली जाती है कि इन तीनों का विलय कर दिया जाए। किसमें? पीटमांड में। अब इस प्रकार से क्या होता है कि 18 जब यहाँ की जो जनता है जब इस पक्ष में चली जाती है कि पीटमांड के साथ विलय कर लिया जाए, तो अब क्या है कि पार्मा, मोडेना और टस्कनी भी पीटमांड के ही अधिकार में आ जाते हैं। और 1860 में इटली की पहली संसद बैठती है ट्यूरिन में। कहां बैठती है? ट्यूरिन में। अब इसके बाद देखिए, तो यहां पर दो चरण खत्म हो गए। एक तो प्रथम चरण में लैम्बार्डी जो ऑस्ट्रिया के अधिकार में था, वो भी आ गया है पीटमांड के अधिकार में। द्वितीय चरण में पार्मा, मोडेना, टस्कनी, ये भी पीटमांड के अधिकार में है। अब आगे आते हैं हम किस पर? सिसिली एवं नेपल्स का पीटमांड में विलय। तो अगर हम यहां पर देखें थर्ड चरण में, तो जो सिसिली और नेपल्स है, यहां पर भी क्या होता है? विद्रोह हो जाता है।
तो सिसिली और नेपल्स में भी क्या है कि विद्रोह हो जाता है। तो यहाँ के भी जो निवासी हैं ये अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, और इस विद्रोह का जो नेता होता है उसका नाम है क्रिस्पी। क्या है? क्रिस्पी। ये क्रिस्पी क्या करता है, एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति है इटली के एकीकरण में, जिसके बारे में अगले वीडियो में कभी आपको बताऊंगा, गैरीबाल्डी। तो क्रिस्पी क्या करता है, गैरीबाल्डी की मदद से ये गैरीबाल्डी की मदद से क्या कर देता है, सिसिली और नेपल्स का भी विलय पीटमांड में करवा देता है। और जब ये इसका विलय इसमें करवा देता है तो यहां पर जो नेपल्स है यहां पर भी क्या होता है, जनमत संग्रह होता है। क्या होता है? जनमत संग्रह होता है। और जब जनमत संग्रह होता है तो अब क्या है कि यहाँ की जनता भी पीटमांड में विलय की ओर चली जाती है। तो इस तरीके से सिसिली और नेपल्स को भी जनमत संग्रह के द्वारा पीटमांड में मिला लिया जाता है। अब जब ये पीटमांड में मिल जाते हैं तो इसमें क्या होता है, विलय होने के पश्चात क्या है कि दोबारा संसद बैठती है और ट्यूरिन को संपूर्ण इटली की राजधानी घोषित कर दिया जाता है, और सम्राट विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सम्राट घोषित कर दिया जाता है। किसे? सम्राट विक्टर इमैनुअल द्वितीय। और पूरे इटली की जो राजधानी घोषित की जाती है वो कर दी जाती है ट्यूरिन। और ये घटना होती है आपकी 1860 में। अब हम आते हैं इसके चौथे चरण पर। तो इसका जो चौथा चरण है तो उसमें क्या होता है कि 1860 में तीसरा चरण समाप्त होता है, जहां पर सम्राट इमैनुअल विक्टर द्वितीय को पूरे इटली का सम्राट घोषित कर दिया जाता है और ट्यूरिन को पूरे इटली की राजधानी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन उसके जस्ट एक साल बाद ही 1861 में जो पीटमांड का प्रधानमंत्री सम्राट ने बनाया था काबूर, इसकी हो जाती है मृत्यु। अब जब काबूर की मृत्यु हो जाती है तो अब जो प्रशासन है डायरेक्ट सम्राट विक्टर इमैनुअल द्वितीय के हाथों में आ जाता है। अभी तक वह इसकी सलाह ले रहा था, अब जब काबूर खत्म हो गया तो अब वह सम्राट विक्टर इमैनुअल द्वितीय के हाथ में चला गया शासन। और जब इसके हाथ में शासन चला जाता है तो इसमें देखिए एक बात कि बेसेनिया, एक और स्टेट है यहां पर, बेसेनिया और रोम, ये अभी भी इटली के अधिकार में नहीं थे, या हम ये कहें कि पीटमांड के अधिकार में ये अभी तक नहीं है। लेकिन उसी समय ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध चल रहा होता है, और युद्ध चल रहा होता है तो जैसे ही युद्ध समाप्त होता है ऑस्ट्रिया और प्रसा का, किसका? ऑस्ट्रिया, ये वही ऑस्ट्रिया जो यहां पर प्रथम चरण में, जिसे यहां पर किसने हरा दिया था आकर, फ्रांस की सेना ने। तो ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध यहां पर चलता है, और जब ये युद्ध समाप्त होता है वैसे ही बेसेनिया जो होता, बेनेसिया है जो, तो बेनेसिया में क्या है कि जनमत संग्रह हो जाता है। क्या कराया जाता है? जनमत संग्रह, यानी कि लोगों की वोटिंग कराई जाती है, जनमत संग्रह। और उस जनमत संग्रह से भी यही रिजल्ट निकल के आता है कि बेनेसिया जो है अब इटली का ही हिस्सा हो जाता है, कि इसका विलय भी कर दिया जाता है इटली में। तो इस तरीके से हमने देखा कि वेनेसिया, नेपल्स, सिसिली, टस्कनी, मोडेना, पर्मा, लैम्बार्डी, इन सभी का विलय कर दिया गया किसमें? पीटमांड, या उसी को मिलाकर अब बना दिया गया क्या? इटली। अब इसके हम आते हैं पांचवें चरण में। तो नीचे अगर दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूं, ऊपर यहां पर लिख देता हूं मैं, दिखाई दे रहा? देखना नहीं पर, यहां पर देखना, पांचवें चरण पर आ रहा है। पंचम चरण। अब आते हैं हम इसके पांचवें चरण पर। तो पांचवें चरण में क्या है कि जैसे वेनेसिया का जैसे ही विलय हो जाता है इटली के अंदर, तो अब जो बचता है सिर्फ और सिर्फ रोम। क्या बचता है? रोम। रोम जो बचता है यह अभी भी इटली के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, ठीक है। और का नाम, उसका मतलब यहां पर देखिए, जो पीटमांड है, पीटमांड और सार्डिनिया का जो भी हिस्सा, जो सॉरी मैं क्या बता रहा था कि रोम क्या है, अभी तक इटली के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
तो अब क्या होता है कि जो प्रसा के साथ यहां पर क्या होता है कि प्रसा के साथ फ्रांसीसियों का इसी समय युद्ध होता है, और प्रसा के साथ जब फ्रांसीसियों का युद्ध होता है तो उस युद्ध में फ्रांसीसी हार जाते हैं, फ्रांस की सेना हार जाती है, और फ्रांस की सेना जब हारती है तो वह रोम से हट जाती है, और जैसे ही फ्रांस की सेना रोम से हटती है वैसे ही इस मौके का लाभ उठाता है सम्राट विक्टर इमैनुअल द्वितीय, और ये क्या कर देता है, इस मौके का लाभ उठाकर रोम पर भी अपना अधिकार कर लेता है। और जब यह रोम पर अधिकार कर लेता है तो इसके बाद क्या है कि रोम में भी जनमत संग्रह होता है, और जब रोम में भी जनमत संग्रह होता है तो यहाँ के जो लोग हैं वे भी इटली में विलय के राजी हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पक्ष में होते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि अब रोम को भी इटली का ही एक हिस्सा मान लिया जाता है, और इस तरीके से पूरे इटली का एकीकरण हो जाता है। और ये जो घटना होती है ये होती है 1870 की। तो अब क्या है कि अब इटली में सारे के सारे लैम्बार्डी, परमा, मोडेना, टस्कनी और पीटमांट, सिसिली, नेपल्स, वेनेसिया और रोम, ये सब मिल जाते हैं, और इस तरीके से इटली का एकीकरण समाप्त होता है। और यहां पर जो रोम में पोप का शासन था उसकी भी सत्ता क्या है, यहां पर जो पोप की सत्ता है वो भी समाप्त हो जाती है। तो ये तो रहा इटली के एकीकरण के बारे में। और एक और विशेष बात कि इस पांचवें चरण में जैसे ही रोम पर इटली का अधिकार होता है तो उसके बाद 1870 में ही रोम को अब इटली की राजधानी घोषित कर दिया जाता है। यहां पर ध्यान देंगे कि जब द्वितीय चरण मैंने आपको पढ़ाया था वहां पर ट्यूरिन में क्या है, संसद पहली बैठी, और यहां पर जो तीसरा चरण था तृतीय चरण में भी क्या कर दिया, तृतीय चरण में क्या किया गया था कि ट्यूरिन को ही इटली की राजधानी घोषित किया गया था। लेकिन अब जैसे ही रोम पर अधिकार होता है इटली का, अब पूरे इटली की राजधानी जो घोषित करी जाती है वो करी जाती है रोम। और इस तरीके से हमने यहां पर देखा इटली का एकीकरण। इसको आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और सुने ध्यान से, ही आपको सुनते सुनते ही यहाँ पर याद हो जाएगा। खाली 5 चरण हैं, उसमें भी ये है कि लैम्बार्डी पर पहले अधिकार करता है पीटमांट, उसके बाद परमा, मोडेना, टस्कनी पर पीटमांट अधिकार करता है, उसके बाद सिसिली और नेपल्स पर, और उसके बाद वेनेसिया पर, सबसे लास्ट में रोम पर। और इस तरीके से इटली का एकीकरण समाप्त हो जाता है। तो अब क्या है कि अब इटली का एकीकरण यानी पूरा इटली दोबारा से इकट्ठा हो जाता है। और तो ये तो रहा इटली के एकीकरण पर वीडियो। अब जो अगला टॉपिक होगा हमारा जर्मनी का एकीकरण, उसके लिए मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए, और जो भी सजेशंस हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अपने बोर्ड पेपर की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल हाई स्कूल का जो यूपी बोर्ड का पेपर है, किसी भी सब्जेक्ट का, मैथ और सोशल साइंस और हिंदी, इनमें आपको किसी में भी अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशंस अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, और मैं अपने वीडियो में उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।